हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। नाम तो आप जानते ही हैं, एसेंसी। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था सॉलिड क्या है, सॉलिड को कैसे क्लासिफाई किया गया था, क्रिस्टलाइन और अमारफस में आपने देखा था। नाम एक विशेष जो आया था वह नाम था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच का रिश्ता जो कांस्टेंट पार्टिकल्स यानी कि किसी भी पदार्थ के मैटर के बनने में जिनका मुख्य रोल होता है, जो बार बार रिपीट करते हैं, उन्हें कहा गया था कांस्टेंट पार्टिकल्स, यानी उसके अवयवी तत्व। वे आपस में किस रिश्ते से जुड़े हैं, उनका नेचर क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नेचर क्या है, इसके बेसिस पे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। नेचर का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, नहीं तो सुन लीजिए। जैसे नेचर, रिश्ते का नेचर क्या क्या हो सकता है, टीचर स्टूडेंट, माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन, ये सब क्या है, रिश्ते की प्रकृति है, नेचर है। वैसे ही यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच का रिलेशन क्या है, नेचर क्या है, उस नेचर के बेसिस पे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे। इसके बेसिस पे 4 कैटेगरीज बनती हैं इनकी। नाम देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, crystalline solids are classified into 4 categories। नाम क्या हो सकते हैं, किसी को याद बोल सकता है। पहला नाम है आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल्स। दूसरा नाम कोई बोल सकता है, बिल्कुल सही जवाब, मेटेलिक क्रिस्टल। तीसरा नाम मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। लास्ट में कोवेलेंट क्रिस्टल्स, कोवेलेंट क्रिस्टल्स। इनका एक नाम और भी है, इन्हें कहा जाता है नेटवर्क क्रिस्टल, नेटवर्क क्रिस्टल्स। अब इन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ना है हम लोगों को। भाई जब शुरुआत करते हैं हम लोग यहां से, एक बात आप शुरू में देख लीजिए। जब भी आप इनके बारे में पढ़ें, मेन पॉइंट फोकस करें क्या, ये जो 4 नाम हैं, कैसे आप इनको याद रख सकते हो, पढ़ने के बाद बार बार न पढ़ना पड़े। जरूरी है आप 2 बातों पे फोकस अधिक करें कि इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या हैं, मतलब वो कौन सा भाग है जो बार बार रिपीट करता है, किसके रिपीट करने से बनते हैं, मतलब कांस्टेंट पार्टिकल्स कौन है, एक हो गया। दूसरा, उनके बीच का रिश्ता क्या है, मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है। बस आप समझ गए, अगर आप इनके बीच का रिलेशन तो समझ जाओगे आप इनके बारे में और क्या क्या लिखना है। बाय द वे, आइए हम लोग जो है अब शुरू करते हैं इनके बारे में एक एक करके। तो सबसे पहले आते हैं आयनिक क्रिस्टल पर। पहला नाम आयनिक क्रिस्टल। तो हमने अभी आपसे बताया क्या, ये बताया कि आप समझिए पहले कैसे बने हैं। नाम में देखिए आयन लिखा है, आयनिक। तो आयन कैसे बनते हैं, आयन है क्या, सुना है एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है, बिल्कुल सही है। कैटायन कैसे बनता है, कैटायन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो प्लस आ गया, एनायन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया है तो माइनस हो गया है। यानी 2 प्लस और माइनस, कैटायन और एनायन को ही कंबाइंड रूप से आयन कहा गया है। मतलब कह सकते हो आप इनका कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं आयन। गुड। तो आप पहला पॉइंट यही लिख दीजिएगा, कैटायन एंड एनायंस are the constituent particle
कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स। ये तो बहुत आसानी समझ गया, नाम से ही आ गया, इसमें आयन लिखा है इसलिए आयन होंगे। आयन मतलब एक कैटायन और एक एनायन, इन्हें कंबाइंड रूप से आयन बोला गया है। एक तो हो गया जो मुख्य रहा। अब दूसरा मुख्य जो मैंने बताया आपसे कि अगर आप किसी भी क्रिस्टल के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं या पूरी केमिस्ट्री में आप याद रखना चाहते हो समझ के, जल्दी न भूले, तो आपको नेचर तो समझना ही पड़ेगा। तो नेचर में क्या है, किससे बना है, किससे मिलकर बना है और उनके बीच का रिश्ता क्या कहलाता है। तो अब आयनिक है तो इनके बीच प्लस माइनस के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर से बोलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी को कूलम्ब नामक वैज्ञानिक ने बोला है कूलम्बिक फोर्स। फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में आपको ये पढ़ाया जाता है। फिलहाल हमें मिल गया क्या, ये आपस में कैसे अटैच हैं, कह सकते हो आप कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स, ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स आर हेल्ड टुगेदर, मतलब अरे हेल्ड टुगेदर बाय अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी को आप दैट इज बोल सकते हैं कूलम्बिक फोर्स। कूलम्ब नामक वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो हैं इनके नाम से आया हुआ है, कूलम्बिक फोर्स बोल सकते हैं आप। अब थर्ड पे आते हैं। हमने अभी आपसे कहा था कि अगर आप इन दोनों को समझ जाते हैं कि इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स कौन है और ये आपस में कैसे अटैच्ड हैं, तो इनके बारे में बहुत कुछ आप स्वतः लिख सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं। जैसे अब आइए एक पॉइंट और ध्यान समझिए कि इसी के बेसिस पे, कांस्टेंट पार्टिकल और रिलेशन के बेसिस पे हम आपको इनके थर्ड पॉइंट के बारे में बता रहे हैं। एक नाम सुना होगा आपने, कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिसिटी को कैरी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने की एबिलिटी कंडक्टर्स होते हैं, जिनके अंदर पावर होती है। और करंट को कंडक्ट करने के लिए दो ही चीजें होती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो, या तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो। वह एक स्पेसिफिक मेटल्स में होते हैं जनरली इलेक्ट्रॉन्स वाली बात, या मेटल्स रहे नहीं, अब ये कैटायन एनायन हो चुके हैं। तो यहां पे एक तो इलेक्ट्रॉन फ्री होने चाहिए करंट को कंडक्ट करने के लिए, दूसरा आयंस फ्री हो तब भी करंट को कंडक्ट किया जा सकता है। इन दो ही लोग रिस्पॉन्सिबल है करंट को कंडक्ट करने के लिए। कौन, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस। यहां पे कौन फ्री हो सकता है, आयंस। फिलहाल अगर सॉलिड स्टेट की बात करें, सॉलिड में यह आयंस क्या है, आपस में मजबूती से बंधे हुए हैं, टाइटली। ये नाम देख लेना आप लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक बहुत स्ट्रांग रिलेशन है। जब तक ये सॉलिड के फॉर्म में है तब तक इनके आयंस मजबूती से एक दूसरे से जुड़े हैं, मूव नहीं कर सकते। और जो चल नहीं सकता, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे कहां ले जा सकता है। आपने पढ़ा भी था कल भी कि जब ये टाइटली बंधे हैं या मूव नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, तो किसी सूचना को या किसी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। मतलब जब तक ये सॉलिड हैं ये करंट को कंडक्ट नहीं कर सकते, मतलब करंट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर ये पिघला दिया जाए, मोल्टेन फॉर्म पिघला दिया जाए, तो ये आयन थोड़े फ्री हो जाएंगे। कल पढ़ा था आपने, लिक्विड स्टेट में इनके बीच का रिलेशन थोड़ा कमजोर हो जाता है, या फ्री हो गए तो मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं, तो करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। मोल्टेन फॉर्म में करंट को कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब क्या, कंडक्टर हो गए। गुड। एंड और जब इसे पानी में घोल दें, पानी में घोल दें क्या हो जाएगा, आयंस फ्री हो जाएंगे। और जब आयंस फ्री हो जाएंगे तो वहां भी मूव करेंगे, चलेंगे। बिल्कुल उस स्टेट में भी, यानी एक्वस मीडियम में भी, पानी के साथ होने पर भी ये करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जब तक सॉलिड है ये करंट को कंडक्ट नहीं करेंगे, मतलब इंसुलेटर हो गए।
और जब इसका मोल्टन फॉर्म पिघला हुआ रूप होगा या ये पानी के साथ सोल्यूशन के रूप में होंगे तो करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। रीजन समझ गए आप? सॉलिड में आयन टाइटली हेल्ड है, बंधे हैं, मूव नहीं कर सकते। जब मूव नहीं कर सकते तो करंट को कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब या सोल्यूशन में होंगे या पिघले हुए रूप में होंगे तो इनके आयंस थोड़े फ्री रहते हैं, थोड़े क्या बहुत फ्री होते हैं, तो करंट को कंडक्ट करेंगे ना? बिल्कुल। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग तीसरा पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, इन solid form they are insulator they are insulator, that is they are not able to conduct electricity, but in molten form or in aqueous medium they are the good conductor, of इलेक्ट्रिसिटी। रीजन तो सबको समझ आ ही गया होगा कि एक बार कितना पड़ा है। देखिए, समझना जरूरी है। जब तक सॉलिड है, इनके जो आयंस हैं टाइटली बंधे हुए हैं, मूव नहीं कर सकते, तो कैसे करंट को ले जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पे? मतलब क्या हो गया? इंसुलेटर। इज इट क्लियर? एंड जब इसका ए रूप मोल्टेन फॉर्म, पिघला हुआ रूप, या पानी के साथ एक्वस मीडियम में, तो उनके आयंस फ्री हो जाते हैं, तब यह एक प्लेस से, जो फ्री है वही ढोएगा ना कुछ, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाते हैं, मतलब यह हो जाते हैं कंडक्टर्स। वेरी गुड, समझ गए आप लोग। एंड आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट, अब इसमें एक पॉइंट और कहा जाता है कि ज्यादातर आयनिक क्रिस्टल जो हैं वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, सभी नहीं, मैक्सिमम। क्या वजह हो सकती है, कौन डिसॉल्व होता है, कौन डिसॉल्व नहीं होता, उसको डिस्कस करेंगे आगे के चैप्टर्स में, पी ब्लॉक में हम लोग। बट यहां पे लिखा है मोस्ट ऑफ द आयनिक क्रिस्टल्स आर इजिली सॉल्युबल इन वाटर। इसका रीजन जानना है तो आप लोग फिजिक्स में पढ़े कूलम्ब्स लॉ, या पढ़ेंगे आगे अभी, उसमें पढ़ाया जाएगा आपको कूलम्ब्स लॉ में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कोई जानता है आप में से डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? कोई बात नहीं। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ेंगे आप फिजिक्स में, बट हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना उसके बारे में। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है कि यह एक ऐसी शक्ति का नाम है, एक ऐसी ताकत का नाम है। कौन? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसी पावर का नाम है जो दो आयनों के बीच के अट्रैक्शन को कम करता है। जैसे प्लस और माइनस दो आयन हो गए, कैटायंस एनायंस आयन हो गए, इनके बीच के रिलेशन को, आकर्षण को तोड़ देता है। कौन? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और क्या तोड़ देगा? तो उनके बीच का रिश्ता कमजोर, अलग थलग पड़ गए बेचारे, अलग थलग पड़ गए मतलब खुल गए। इसी कहा जाता है वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। वजह क्या है वाटर का? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और भी वजह हैं, और भी कारण है, पढ़ेंगे हम लोग, या आपने 11th में पढ़ा होगा हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी, बट हम लोग इतना डेप्थ में नहीं जाना चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप पढ़ेंगे कि जिनकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, जिनकी हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस से ज्यादा होती है वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। इन सबको डिस्कस किया जाएगा आगे के चैप्टर्स में, पी ब्लॉक में। यहाँ पे बस ये जानिए कि ज्यादातर लोग वाटर में डिसॉल्व होते हैं, यानी कह सकते हो आप मोस्ट ऑफ द ionic crystals are easily soluble
इन वाटर, ऐसे पढ़ाया जाता है। हाइड्रेशन एनर्जी जो है अगर किसी के लैटिस एनर्जी से ज्यादा है, या तो एक केस बन सकती है, या ऐसा हो सकता है कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है लैटिस एनर्जी से कम हो। दो ही केस बनती है, एक इक्वल वाली केस बनती है, इसको यहां पे अब नहीं देखा जाएगा। यह जो है वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं, इसको और अलग से हम लोग पढ़ेंगे आगे पूरे एनर्जी को डिस्कस करते हुए। एनर्जी क्या होती है, ये होते हैं वाटर इनसॉल्युबल, वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। ये तो 4 पॉइंट लिखा आप लोगों ने, समझ आया गया होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी नाम इसमें आता है, वही मेन फैक्टर है। 4 हो गए। इसके बाद एक पॉइंट और देखिए, आपने नाम सुना होगा, अगर आपसे कहा जाए, सोचिए कि एक विशेष होती है इसके अंदर, क्या नहीं समझिए, इनकी हार्डनेस को डिस्कस करते हैं। तो अगर आप डिस्कस करें इनकी हार्डनेस को, तो ये ज्यादा हार्ड होंगे या सॉफ्ट होंगे? बोलिए, बिल्कुल हार्ड होंगे। जब इनके बीच का रिलेशन क्या है, स्ट्रांग है, तो इनको दबाया तो जा नहीं सकता, ये बहुत और क्लोज आना नहीं चाहेंगे, मतलब हार्ड हो गए। और यह आने का तो शब्द आता है ब्रिटल या ब्राइटल भी कुछ लोग कॉल करते हैं, उसका मतलब होता है हिंदी में क्षणभंगुर, मारने पे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते, पीसेज में। वजह इनके आयनिक अट्रैक्शन है, जैसे प्लस माइनस ऐसे अल्टरनेट पे सब है। जब मारोगे आप थंब से, हथौड़े से, तो प्लस वाला प्लस के सामने थोड़ा दब गया तो सामने आ गया, तो प्लस वाला प्लस से दूर भागना चाहता है। इस वजह से ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं, इसे बोलते हैं ब्राइटल नेचर इनका। हार्डनेस इसलिए है कि यह और दबाया नहीं जा सकता, और पीटने से सेम चार्ज करीब आ जाते हैं, दूर भागने के चक्कर में टूट जाते हैं, इसलिए नेचर आता है। मतलब कह सकते हो 5th पॉइंट, दे आर वेरी हार्ड एंड ब्राइटल इन नेचर। इसको समझिए, हिंदी में इसको बोलते हैं क्षणभंगुर, तुरंत टूट जाना, या यह इसकी हार्डनेस है। वजह तो आप जानते हैं क्या हो सकती है, यह इनकी हार्डनेस, क्या बोला हमने आपसे, इनके बीच जो क्या है बॉन्ड, उसकी वजह से ऐसा होता है। और ये क्या है, सेम चार्ज, जैसे प्लस है ये माइनस है, ऐसे समझिए, एक प्लस फिर एक माइनस, फिर एक प्लस फिर एक माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, यह इनका अरेंजमेंट है आने क्रिस्टल का। जब आप इसके हैमर से, हथौड़े से मारते हो, देखिए प्लस के बगल में कौन है, माइनस है, मारते हैं तो ये थोड़ा सा हल्का सा दबता है, इसके ज्यादा करीब आता है, तो करीब आके तुरंत भागना चाहता है, तो तुरंत टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़े में। इसका नाम क्या है, ब्राइटल इन नेचर। एक जो है समझ गए होंगे आप, तो तब खत्म होने वाला है। अब एक पॉइंट और देखते हैं हम लोग, 6th, जरा आप इस पे सोचिए, अगर इनको पिघलाया जाए, मेल्ट कराया जाए, या इनको बॉयल किया जाए, बॉइलिंग पॉइंट, तो टेम्परेचर जो है, हीट ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? नहीं, हीट कम चाहिए या ज्यादा चाहिए पहचानना है, कोई नहीं, आसान है यार। जैसे आपने अभी सुना, कई बार सुन चुके हो कि इनके बीच का रिलेशन क्या है, मजबूत है, आयनिक बॉन्ड कह सकते हो, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हो, या कूलम्बिक फोर्स कर सकते हो, क्या स्ट्रांग है। तो बेसिकली अगर आप इन्हें मेल्ट करना चाहते हो, पिघलाना चाहते हो, तो क्या इनके बीच की दूरी को तो बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि लिक्विड में इन कांस्टेंट पार्टिकल्स की डिस्टेंस ज्यादा होती है, दूर तो करना ही पड़ेगा ना। तो जब इनका रिश्ता मजबूत है, तो तोड़ोगे आप
तो तोड़ने के लिए हीट यानी एनर्जी ज्यादा चाहिए कम चाहिए? बिल्कुल सही जवाब। अगर रिश्ता मजबूत है तो तोड़ने के लिए ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हो गया? इनका ये जो हीट है, मेल्टिंग पॉइंट जो है या बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकते हो आप, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं। दे हैव लार्ज वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सही। रीजन इनके बीच का रिलेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैसे भी आपको जानना चाहिए, या वही ज्यादा रहता है बेसिकली, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होती है इनके बीच की, यानी कह सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनके बीच का रिश्ता मजबूत है, जाहिर सी बात है इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो होगा ही। आइए लास्ट में एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। एक वर्ड यहां पे आपको इस चैप्टर में सॉलिड स्टेट में सुनने को मिलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको अच्छे से डिस्कस किया जाएगा आगे चैप्टर में, जब हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे NaCl क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल का स्ट्रक्चर। जब वहां पे पढ़ेंगे हम लोग तो इसको और अच्छे से डायग्राम बनाकर डिस्कस किया जाएगा कि कैसे यह पॉसिबल है, कैसे कितने नंबर्स होते हैं। फिलहाल यहां पे केवल कोई भी आयनिक क्रिस्टल हो, सभी आयनिक क्रिस्टल में एक आयन कि अपोजिट चार्ज वाले आयन से एक निश्चित नंबर के अपोजिट चार्ज से घिरा होता है। यानी कैटायन एनायन से घिरा है, एक कैटायन के चारों तरफ कितने एनायंस होंगे यह पहले से फिक्स है, ये उसकी ज्योमेट्री डिसाइड करती है। इसी तरह से एक एनायन जो ऋण है माइनस वाला, वह कितने प्लस से घिरा है, ये भी फिक्स है। तो इसी को हम लोग जो है एक प्लस यानी एक कैटायन कितने एनायन, एनायन का मतलब देखिए प्लस है तो माइनस होंगे ना, अपोजिटली चार्ज आयन से घिरा होगा। तो एक कैटायन कितने अपोजिटली चार्ज से घिरा है, इसी नंबर को, इसी संख्या को आप नाम देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कह सकते हो आप ईच आयन इज सराउंडेड बाय definite number charged ion, oppositely charged ion. These oppositely charged ion is known as coordination number. यानी कि कैटायन जितने एनायन से गिरा है उन एनायंस की संख्या को आप बोलेंगे कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर, और एनायन जितने कैटायन से घिरा हुआ है उन कैटायंस के नंबर्स को आप बोलेंगे एनायंस की कोऑर्डिनेशन नंबर। ये तो डिफिनीशन है। अब इसी को आप यहां देख सकते हैं, जैसे डिफिनीशन दे लिख दिया हमने यहां पे। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए इन NaCl crystal each sodium ion is surrounded by 6 Cl minus ion
एंड वाइस वर्सा। आप लिखा है कि NaCl के क्रिस्टल में एक सोडियम आयन 6 Cl माइनस से घिरा हुआ है एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका रिवर्स भी सत्य है, मतलब एक Cl आयन 6 Na प्लस से घिरा हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस बेसिस पे आप बोल सकते हैं इन NaCl क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस आयन is equal to 6. Similarly, coordination number of Cl minus ion is equal to 6. इसी तरह से आगे पढ़ेंगे हम लोग सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, इसी तरह से और भी उसको आगे डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे हमने डायग्राम तो नहीं बताया, आगे जब आपको पढ़ाएंगे, जब पूरा टॉपिक है NaCl का क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, तो वहां पे डायग्राम बनाएंगे 3D, हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको, एक प्रूव करेंगे कि यह एक Na प्लस 6 Cl से कैसे घिरा है और एक Cl माइनस 6 Na प्लस से कैसे घिरा है। फिलहाल जो है कुछ हम लोग जो है आयनिक क्रिस्टल के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आयनिक क्रिस्टल के जैसे एग्जाम्पल्स आप 11th में भी पढ़े हो, ऐसे कंपाउंड जिससे प्लस और माइनस एक साथ हो, जैसे एग्जाम्पल ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स। एक तो यही है NaCl, सोडियम प्लस Cl माइनस आयनिक क्रिस्टल, एंड सीजियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये सब के सब आयनिक क्रिस्टल्स के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस, प्लस माइनस है ना, सीजियम प्लस क्लोराइड माइनस, कैल्शियम 2 प्लस 2 Cl माइनस, अमोनियम 1 प्लस Cl पे 1 माइनस, ये सब क्या है आयनिक क्रिस्टल के एग्जाम्पल्स हैं। इस टॉपिक में आज इतना ही। हम लोग सभी जो इससे क्लासिफिकेशन किया था 4 नाम थे, चारों को अलग अलग डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल ये वीडियो आपको समझ जरूर आई होगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है, और समझ आई है तो आप अपने दोस्तों को बताएं, लाइक करें या ना करें, शेयर करें या ना करें, लेकिन आपके दोस्तों का फायदा हो। अगर आप अपने दोस्तों का हित चाहते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर साझा करें ताकि उनका भी फायदा हो, क्योंकि जानते हो समाज का निर्माण, समाज का कल्याण पढ़ाई से ही संभव है। पढ़ के अच्छे युवा निकलेंगे, इसलिए हम आपके सामने इस प्लेटफॉर्म पर हैं। फिलहाल आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच हमारी इस स्पीच को सुनने के लिए। थैंक यू।